बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ एपिडेमियोलॉजी। तो लास्ट टाइम हमने एपिडेमियोलॉजी में इंसिडेंस को, प्रीवैलेंस को, डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी को स्टडी कर लिया था। डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी के अंदर फ्रीक्वेंसी को डिस्क्राइब करते हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम, प्लेस एंड पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी। एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी एक वो स्टडी है या वो मेजर टाइप है एपिडेमियोलॉजी की जिसके अंदर जो सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो इंडिविजुअल होता है विद इन द पॉपुलेशन, लेकिन जो रिजल्ट्स होते हैं वो डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी से उठाए जाते हैं, उनकी एनालिसिस होती है। ओके, इन शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी से हमें जो हाइपोथेसिस मिला था, तो उस हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करते हैं कौन सी स्टडी के अंदर, एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी के अंदर। और यहाँ पे जो सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारा इंडिविजुअल होता है। ओके, ठीक हो गया। और यहाँ पर जो हाइपोथेसिस हमने फार्मूलेट किया था डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी से, तो उसको टेस्ट किया जाएगा। अब जो एपिडेमियोलॉजी है एनालिटिकल, तो इसमें दो मेजर आती है, ऐसे और भी 4-5 आती है लेकिन दो मेजर है। नंबर 1 केस कंट्रोल और नंबर 2 कोहॉर्ट। हमने इन दोनों को स्टडी करना होता है। केस कंट्रोल के अंदर आप किस तरह से जाते होते हैं? पहली बात कि एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी के अंदर आपने एक एसोसिएशन बनाना होता है, कोरिलेशन दिखाना होता है किसके अंदर, रिस्क फैक्टर और डिजीज़ के दरमियान। ठीक हो गया। ओके, तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं, इसके अंदर हम डिजीज़ से इसकी इटियोलॉजी की तरफ जाते हैं, यानी हम यहाँ पर मूव करेंगे, बैकवर्ड मूव करेंगे। ओके, यानी हम यहाँ पर आउटकम से जाएंगे एक्सपोजर की तरफ। ओके, इफेक्ट से जाएंगे हम कॉज या इटियोलॉजी की तरफ। ओके, डिजीज से जाएंगे हम रिस्क फैक्टर की तरफ। ओके, यानी यहाँ पर पास्ट हिस्ट्री होगी एक्सपोजर की और कोई ना कोई सस्पेक्टेड रिस्क फैक्टर होगा जिसको आप डिजीज के साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक हो गया। ओके, तो यहाँ पर कंपैरिजन होगा। कंपैरिजन किस चीज़ के दरमियान होगा? ओके, तो यहाँ पर किसी ना किसी रिस्क फैक्टर का एक्सपोजर होगा और वो दो चीज़ों के दरमियान होगा। ओके, एक्सपोजर, और इसको कंपेयर करेंगे दो चीज़ों में, नंबर 1 केस और नंबर 2 कंट्रोल। ओके, केस वो होगा जिसमें आउटकम या डिजीज हो गया है, लेकिन कंट्रोल के अंदर कोई आउटकम या डिजीज नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर लंग्स कैंसर है, सॉरी स्मोकिंग है, स्मोकिंग एक्सपोजर है। ओके, कोई बंदा या तो कोई स्मोकिंग करता है तो स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर होता है, लेकिन लंग कैंसर सिर्फ स्मोकिंग की वजह से नहीं होता, किसी और डिफरेंट पॉजिटिव एजेंट की वजह से भी होता है। यानी जो लंग कैंसर है वो स्मोकर के अंदर भी हो सकता है और नॉन स्मोकर के अंदर भी हो सकता है। स्मोक यानी ऐसे लोग जिसने स्मोक का एक्सपोजर किया है या कुछ ऐसे लोग जिन्होंने स्मोक का एक्सपोजर नहीं किया। ओके, तो यहाँ पर आप ये स्टडी पढ़ते हैं और इसको हम रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी भी कहते हैं। ओके, जो प्रोस्पेक्टिव स्टडी होती है वो कोहोर्ट स्टडी होती है। और इसको केस कंट्रोल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे आप केस को या कंट्रोल को कंपेयर करते हैं एक्सपोजर के साथ। ओके, या रिस्क फैक्टर के साथ, एक्सपोजर टू द RF। ओके, ठीक हो गया। तो यहाँ पे चीज़ें देखते हैं। अब हम इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है, यानी ये स्टडी किस तरह से करते हैं, नंबर 1 केस और कंट्रोल को सिलेक्ट करते होते हैं। अब इन दोनों की डेफिनेशन वगैरह आनी चाहिए। केस ऐसा इंडिविजुअल जिसमें पार्टिकुलर डिजीज़ या डिसऑर्डर या कंडीशन है। कंट्रोल जो उसको रिजेंबल तो करेगा लेकिन अभी तक उसमें कोई डिजीज़, कोई कंडीशन या कोई कॉम्प्लिकेशन वगैरह नहीं होती। नंबर 1 आप क्या करेंगे, केस को सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो इसके क्या स्टेप्स होते हैं? नंबर 1 सिलेक्शन ऑफ केस। जो केस है उसकी सिलेक्शन कैसे करोगे? ओके, सबसे पहले केस की डेफिनेशन वगैरह करनी है आपने कि केस को किस तरह से डिफाइन करना है। ओके, और इसके बाद आपने केस के सोर्स देखने हैं। सोर्स क्या होगा? या तो पॉपुलेशन हो सकती है या फिर हॉस्पिटल हो सकती है। ओके, इसके बाद कंट्रोल वगैरह को देखना होता है, फिर आपने एक्सपोजर को मेजरमेंट करना है, फिर आपने एनालिसिस करनी है। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एनालिसिस है। ओके, एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये फाइनल स्टेप होता है जिसमें आप एक्सपोजर रेट को, रिस्क फैक्टर को देखते होते हैं। ओके, ठीक हो गया। दो चीज़ें देखनी है आपने। नंबर 1 एक्सपोजर रेट। एक्सपोजर रेट कितना एक्सपोजर हुआ है, किसके दरमियान, केस के दरमियान और कंट्रोल के दरमियान। कंट्रोल में डिजीज़ नहीं हुई और केस में डिजीज़ हो चुकी है। ओके, लाइक स्मोकिंग, स्मोकिंग की वजह से कितने में लंग कैंसर हुआ और कितने में लंग कैंसर नहीं हुआ। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद एस्टिमेशन ऑफ डिजीज रिस्क। ओके,
डिजीज़ का रिस्क को एस्टिमेट करना किसकी वजह से, RF की वजह से, तो हम मालूम करेंगे ओड रेशियो से। सबसे पहले हम एक्सपोजर रेट को मालूम करते हैं। जो केस कंट्रोल स्टडी है ये हमें एस्टिमेशन प्रोवाइड करती है कि जो एक्सपोजर रेट है उसकी वजह से डिजीज़ और नॉन डिजीज़ ग्रुप में क्या चीज़ हो रही है। ओके, ठीक हो गया। लाइक आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, कुछ लोग स्मोकर थे और कुछ लोग नॉन स्मोकर थे। ओके, इसकी वजह से दो कंडीशन होती है, यानी कुछ लोग स्मोकर थे जिनकी वजह से इनमें लंग कैंसर हो गया। ओके, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो स्मोकिंग के बावजूद भी उनके अंदर लंग कैंसर नहीं हुआ, तो उसको बी लिख दिया। और कुछ नॉन स्मोकर थे जो स्मोकिंग नहीं करते थे तभी लंग कैंसर हो गया, लेकिन कुछ ऐसे थे जो स्मोकिंग नहीं करते थे और लंग कैंसर नहीं हुआ, तो उसको डी लिख दिया। इन दोनों को प्लस करते हैं तो A+B आ जाएगा, इसको प्लस करते हैं तो C+D हो जाएगा, और इन दोनों को प्लस करते हो तो A+C हो जाएगा, और इन दोनों को प्लस करते हो तो B+D हो जाएगा। ओके, तो जो एक्सपोजर रेट है वो आप किस तरह से मालूम करोगे। एक्सपोजर रेट केस का और कंट्रोल का दोनों का देखना है। जो केस का फार्मूला होगा A/A+C। ओके, A+A/C, ठीक हो गया। एक्स यानी जो केस वाला है ये और इसको डिवाइड कर देना, लेकिन जो कंट्रोल वाला है वो B+B+D। ओके, ठीक हो गया। टोटल से पार्शियल को आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक हो गया। दूसरा एस्टिमेशन ऑफ डिजीज रिस्क है। डिजीज रिस्क किस तरह से निकालेंगे कि ओके, तो जो डिजीज रिस्क है उसको निकालने के लिए मेथड्स होते हैं। नंबर 1, डिजीज रिस्क के लिए RR, रिलेटिव रिस्क। रिलेटिव रिस्क का मतलब है आप इंसिडेंस देखते हैं अमंग एक्सपोज्ड ओवर इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज्ड, एक्सपोज्ड ओवर नॉन एक्सपोज्ड। ओके, ये किस तरह से निकालेंगे। ओके, तो जो इंसिडेंस अमंग एक्सपोज्ड है, एक्सपोज्ड का मतलब यहाँ पर जो एक्सपोज है, ओके, तो उसका निकालने का फार्मूला होगा A/A+B। A+A+B ये वाला एक्सपोज है और ये वाले एक्सपोज नहीं थे स्मोकिंग से, तो आएगा C+C+D। ओके, ठीक हो गया। ये केस वाला था और ये एक्सपोजर वाला था, तो यहाँ पर हम हेडिंग दे देते हैं एक्सपोजर की, ठीक हो गया। तो ये RR आ जाएगा। इसके बाद ओड रेशियो है। ओड रेशियो से भी आप स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन मालूम कर सकते हैं बिटवीन द रिस्क फैक्टर एंड द आउटकम। अब जो ओड रेशियो है वो किस तरह से निकालते हैं, इस तरह से निकालते हैं AD/BC, ठीक हो गया। ओके, तो ये ओड रेशियो इस तरह से निकाल देते हैं। इसके बाद हम फिनिश कर देते हैं कोहोर्ट स्टडी को। तो कोहोर्ट स्टडी की क्या एडवांटेजेस होती है। नंबर 1 एडवांटेजेस है, बहुत आसान होती है, रैपिड होती है, चीप होती है, कम सब्जेक्ट चाहिए होती है, रिस्क फैक्टर को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सब्जेक्ट का कोई रिस्क नहीं होता। ओके, बहुत सारे फैक्टर्स की आप स्टडी कर सकते हैं। ओके, ठीक हो गया। रेयर डिजीज़ को भी हम इसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। मिनिमल एथिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। ओके, लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। डिसएडवांटेजेस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। नंबर 1, कॉजेस और एसोसिएटेड फैक्टर्स, इसमें आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि कुछ चीज़ें जो उसकी वजूहात बनती है और उसके साथ कुछ चीज़ें मौजूद होती है, तो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, तो नो डिस्टिंग्विश। नंबर 2, सिलेक्शन कंट्रोल का बहुत मुश्किल होता है। नंबर 3, जो रिकॉल बायस हो सकता है, यानी पेशेंट रिकॉल नहीं कर पाते कि मुझे एक्सपोजर हुआ नहीं हुआ, इंसिडेंस हम मालूम नहीं कर सकते। ओके, और ये थेरेपी या प्रोफाइलेक्सिस की इवैल्यूएशन के लिए इस्तेमाल नहीं करते। इसके बाद कोहोर्ट स्टडी है। ओके, कोहोर्ट स्टडी को लॉन्गिट्यूडनल स्टडी इंसिडेंस स्टडी भी कहते हैं, कोहोर्ट स्टडी। ओके, तो इसको लुकिंग फॉरवर्ड स्टडी भी कहते हैं या प्रोस्पेक्टिव स्टडी भी कहते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर आप कॉज से इफेक्ट के अंदर जाते हैं। ओके, एक्सपोजर से आउटकम की तरफ जाते हैं, जबकि उसमें आउटकम या लंग कैंसर से स्मोकिंग की तरफ जाते थे, ठीक हो गया। ओके, तो ये चीज़ें हम इसमें करते हैं। अब कोहोर्ट स्टडी की भी डिफरेंट टाइप्स होती है। एक होती है प्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट स्टडी, जिसको करंट कोहोर्ट स्टडी भी कहते हैं। ओके, इसका मतलब है इसमें होता ये कि जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की थी तब डिजीज़ डेवलप नहीं किया था। ओके, फॉर एग्जांपल आप ये कर रहे हो कि यूरेनियम के एक्सपोजर है, उसका इफ़ेक्ट क्या होता है। ओके, तो आपने यूरेनियम माइनर को ढूंढा और फिर आप कंपैरिजन कर रहे थे उन लोगों से जिन्होंने यूरेनियम को एक्सपोज नहीं किया, तो अभी तक डिजीज़ डेवलप नहीं किया। ओके, फॉर एग्जांपल जो लंग्स कैंसर होता है वो यूरेनियम के एक्सपोजर के 25 साल के बाद होता है, तो ऐसे केस को सिलेक्ट किया जिन्होंने अभी तक लंग कैंसर को डेवलप नहीं किया है, लेकिन यूरेनियम एक्सपोजर की स्टडी है, और कंट्रोल वालों ने एक्सपोजर भी नहीं किया। ओके,
ठीक हो गया। इसके बाद रिट्रोस्पेक्टिव है। रिट्रोस्पेक्टिव में आप क्या देखते हैं, इसको हिस्टोरिकल कोहोर्ट स्टडी भी कहते हैं। इसमें जो डिजीज़ है वो हो चुका होता है बिफोर द इन्वेस्टिगेशन, यानी जो इन्वेस्टिगेटर होता है उसको पीछे जाना पड़ता है अपने स्टडी ग्रुप के लिए, उनको फॉरवर्ड ट्रेस करना होता है। फॉर एग्जांपल स्टडी ऑफ लंग कैंसर इन यूरेनियम माइनर, कि कुछ लोग ऐसे थे जो यूरेनियम की माइनिंग करते थे और इनमें लंग कैंसर डेवलप कर गया किसी यूरेनियम के एक्सपोजर की वजह से। ओके, ठीक हो गया। तो आपने एनालाइज करना है टू एस्टैब्लिश द कॉज ऑफ लंग कैंसर, रिस्क फैक्टर से आपने इसकी तरफ जाना है और कुछ कम्बिनेशन होती है, इसको बाई डायरेक्शनल कहते हैं। ओके, ठीक हो गया। अब इसकी एनालिसिस वगैरह किस तरह से करेंगे, इसकी एनालिसिस में आप दो चीज़ें देखते हैं। तो अब यहाँ पे हम हेडिंग देते हैं, एनालिसिस में दो चीज़ें देखते हैं। नंबर 1 इंसिडेंस रेट और नंबर 2 एस्टिमेशन ऑफ रिस्क। ओके, अब इंसिडेंस रेट आपने किस तरह से मालूम करना है, यानी आप यहाँ पे इंसिडेंस रेट मालूम करते हैं एक्सपोज्ड में और नॉन एक्सपोज्ड में। फॉर एग्जांपल स्मोकिंग हम यहाँ पे लिखेंगे, ओके, प्लस माइनस। ओके, लंग्स कैंसर है और यहाँ पे लंग कैंसर नहीं है, और टोटल। ओके, ए बी सी डी, ए प्लस बी सी प्लस डी, ए प्लस सी बी प्लस डी। ओके, तो जो इंसिडेंस रेट होगा अमोंग एक्सपोज, तो उसका फार्मूला क्या है, ए प्लस, ये हमने पहले कर चुकी है। जबकि नॉन एक्सपोज का क्या फार्मूला होगा, ओके, नॉन एक्सपोज ये वाली चीज़ आ गई है। ओके, सी और सी प्लस डी। इसके बाद एस्टिमेशन ऑफ रिस्क है, तो इसके लिए वही रिलेटिव रिस्क, लेकिन यहाँ पर एट्रीब्यूटेबल रिस्क आ गया। रिलेटिव रिस्क क्या होगा, इंसिडेंस ऑफ डिजीज अमंग एक्सपोज्ड और इंसिडेंस ऑफ डिजीज अमंग नॉन एक्सपोज्ड। ठीक हो गया, वही फार्मूला रिलेटिव रिस्क का। ओके, अगर रिलेटिव रिस्क 1 आ रहा है तो उसका मतलब कोई एसोसिएशन नहीं है। रिलेटिव रिस्क 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा का मतलब एक्सपोज ज़्यादा हो रही है तो पॉजिटिव एसोसिएशन है। 1 से कम है इसका मतलब एक्सपोज कम हो रही है तो नेगेटिव एसोसिएशन है। जो एट्रीब्यूटेबल रिस्क होता है वो क्या होता है, एट्रीब्यूटेबल रिस्क एक्सपोज्ड माइनस नॉन एक्सपोज्ड आ जाएगा। ओके, तो ये एट्रीब्यूटेबल रिस्क है। जबकि एट्रीब्यूटेबल फ्रैक्शन क्या होता है, ओके, इसका आपने क्या लेना है, एक्सपोज्ड माइनस नॉन एक्सपोज्ड ओवर इंसिडेंस अमॉन्ग एक्सपोज्ड, तो ये आ जाएगा एट्रीब्यूटेबल फ्रैक्शन। ओके, अगर ये 0 आता है एट्रीब्यूटेबल रिस्क, इसका मतलब कोई रिस्क नहीं है। 0 से ज़्यादा है तो इसका मतलब पॉजिटिव एसोसिएशन है, कम है तो नेगेटिव एसोसिएशन है। इसके बाद पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क है, जिसको आप देख लेना। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, नंबर 1 आप इससे इंसिडेंस मालूम कर सकते हैं। ओके, नंबर 2 रिलेटिव रिस्क आप निकाल सकते हैं डायरेक्टली। ओके, ठीक हो गया। इसके अलावा यहाँ पे जो मिनिमम बायस एरर होता है, ओके, ठीक हो गया। इसके अलावा और क्या क्या होती है, इससे आप प्रोटेक्टिव फैक्टर को भी एग्जिस्ट वगैरह करवा सकते हैं, एग्जिस्टेंस कर सकते हैं, और इससे आप एब्सोल्यूट रिस्क वगैरह मालूम कर सकते हैं। ओके, इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस ये है कि इसके लिए आपको बहुत सारे बंदों की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, क्योंकि आपने एक्सपोजर को देखना है, एक्सपोजर तो बहुत सारे लोगों में होगा तो बहुत सारे बंदे देखने पड़ेगा आपको। ओके, बहुत सारा टाइम होगा, ज़्यादा बंदे ज़्यादा टाइम। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स भी होगा, लाइक स्टाफ कम है, स्टाफ कम हो सकता है। ओके, बहुत महंगी होती है, ज़्यादा लोगों पे परफॉर्म करनी है। फॉलो अप बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लाइक ये देखना कि रिस्क फैक्टर ऑफ द डिजीज़ है, इसमें एथिकल प्रॉब्लम्स भी आती है। ओके, फिर कोहोर्ट स्टडी इम्प्रैक्टिकल होती है। ठीक हो गया। ओके, ये चीज़ें वगैरह होती है। तो यहाँ तक तो हमारा ख़त्म हो गया एनालिटिकल स्टडी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एक्सपेरिमेंटल। ओके, एक्सपेरिमेंटल या इंटरवेंशनल स्टडीज़। ओके, एक्सपेरिमेंटल हम हेडिंग दे देते हैं, एक्सपेरिमेंटल या इंटरवेंशनल स्टडी। इसके अंदर जो रिसर्चर होता है या इन्वेस्टिगेटर होता है खुद ब खुद कंट्रोल करता है। ओके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कंट्रोल करता है, पॉजिटिव एजेंट वगैरह को कंट्रोल करता होता है। इसका मेन एम है ये साइंटिफिक प्रूव होता है, किसके इटियोलॉजिकल फैक्टर का, हाइपोथेसिस को प्रूव करते हैं। अब इसके 2 ट्रायल होते हैं, रैंडम और नॉन रैंडम कंट्रोल ट्रायल, रैंडम और नॉन रैंडम कंट्रोल ट्रायल। जो रैंडम वाला होता है इसकी भी मज़ीद टाइप्स होती है, क्लिनिकल ट्रायल, प्रिवेंटिव ट्रायल, रिस्क फैक्टर ट्रायल, ओके, सीजेशन एक्सपेरिमेंट, ट्रायल ऑफ इकोलॉजिकल एजेंट और इवैल्यूएशन ऑफ हेल्थ सर्विस है। ठीक हो गया। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको आप देख लेना। ठीक है, ओके। अब लास्ट हमारा ये क्वेश्चन आएगा कि एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्वेशनल स्टडी में क्या है।
अब ऐसी स्टडी जिसमें नेचर खुद ब खुद अपना कोर्स खुद इख्तियार करे, इन्वेस्टिगेटर सिर्फ मेजर करता है, इंटरवीन नहीं करता, तो वो ऑब्जर्वेशनल है। लेकिन अगर रिसर्चर इंटरवीन करता है, कंट्रोल करता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करता है, तो वो एक्सपेरिमेंटल होती है। ओके, ठीक हो गया। तो ये इनका मेनली इनका डिफरेंस वगैरह होता है, तो ये आपको मैंने बता दिया है। ओके, इस कुछ माइनर टॉपिक्स हैं लाइक ब्लाइंडिंग है। ओके, ब्लाइंडिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ब्लाइंडिंग क्या होती है? एरर्स होते हैं ऑफ असेसमेंट ऑफ आउटकम ड्यू टू ह्यूमन एरर है, यानी जो बाइस होता है वो ह्यूमन एरर होते हैं। ओके, बाइस क्या होता है? एरर्स होते हैं, और बाइस को आपने रिमूव करना है, तो उस टेक्निक को बोलते हैं हम ब्लाइंडिंग। द ब्लाइंडिंग इज अ टेक्निक विच इज यूज टू रिमूव द एरर फ्रॉम द असेसमेंट ऑफ आउटकम। तो कितने टाइप का ब्लाइंड होता है? सिंगल ब्लाइंड, डबल ब्लाइंड और ट्रिपल ब्लाइंड। ओके, ये वो ट्रायल है जिसमें पार्टिसिपेंट को पता नहीं होता कि वो कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, स्टडी ग्रुप से या कंट्रोल ग्रुप से। डबल ब्लाइंड के अंदर डॉक्टर और पार्टिसिपेंट को ग्रुप का पता नहीं होता और ट्रीटमेंट का नहीं पता होता। ट्रिपल ब्लाइंड ये इससे आगे का स्टेप है, पार्टिसिपेंट को भी नहीं पता, इन्वेस्टिगेटर को भी नहीं पता, और जो पर्सन एनालिसिस कर रहा है उसको भी नहीं पता। ओके, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है वो डबल ब्लाइंड वगैरह यूज़ किए जाते होते हैं। इसके बाद एसोसिएशन है और कोरिलेशन है, कॉजेशन है। ओके, तो अगर दो वेरिएबल में कॉन्करेंस होती है, ओके, एज कंपेयर टू सिंगल चांस, तो वो एसोसिएशन होती है। स्पूरियस एसोसिएशन है, इनडायरेक्ट एसोसिएशन है, डायरेक्ट एसोसिएशन है। डायरेक्ट एसोसिएशन को मज़ीद दो में डिवाइड करते हैं, 1 to 1 कॉजिकल रिलेशनशिप और मल्टीफैक्टोरियल कॉजेशन। ओके, जो स्पूरियस है ये रियल नहीं होता एसोसिएशन। इनडायरेक्ट के अंदर स्टैटिकल एसोसिएशन होती है ड्यू टू अननोन फैक्टर। ओके, ठीक हो गया। और डायरेक्ट में कोई ना कोई डायरेक्ट फैक्टर आ जाएगा, ये 1 to 1 और मल्टीफैक्टोरियल होती है। ठीक हो गया। फिर वेब ऑफ कॉजेशन है, टाइप्स ऑफ रिस्क फैक्टर है। ओके, कुछ ट्रू रिस्क फैक्टर होते हैं, कुछ प्रिडिक्टिव होते हैं, तो इनको देख लेना। फिर इसके बाद एपिडेमिक और एंडेमिक में क्या फ़र्क होता है? एपिडेमिक में हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज एज कम्पेयर टू नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज़, और एंडेमिक में कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ डिजीज़ इन अ स्पेसिफिक पॉपुलेशन। तो यहाँ तक हमने एपिडेमियोलॉजी के मेजर पोर्शन को कवर कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।